morning, dear students. We are doing chapter 3, change in profit sharing ratio among the existing partners. And in previous lecture, we have already discussed the constitution of a partnership firm, sacrificing ratio, gaining ratio, and meaning, definition, factors affecting the value of goodwill and nature of goodwill. And today we will discuss next topic, that is the methods of valuation of goodwill. Methods of valuation of goodwill. Chapter 3. So it is very difficult to assess the value of goodwill actually, but it is an intangible asset. आपको पता ही है. So in case of sale of business, its value depends on the mutual agreement between the seller and purchaser. Usually there are three methods. अगर तो बिजनेस सेल हो रहा है ना, तब तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें से आप वैल्यू निकालते हो गुडविल की. बट नॉर्मली हमें बिजनेस में जब रनिंग करते हैं बिजनेस की, उसमें भी आपको वैल्यू चाहिए होती है गुडविल की. उसके लिए वी हैव थ्री मेथड्स. फर्स्ट वन इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड इज द सुपर प्रॉफिट मेथड. थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड. Okay. So we will start from the average profit method. First one, actually average profit method. This is very simple and widely followed method of valuation of goodwill. So in this method, the goodwill is calculated on the basis of number of past year profits. जो आपके पास पिछले सालों के प्रॉफिट्स पड़े होंगे ना, उसके बेस पे ये यहाँ से आप गुडविल कैलकुलेट करते हो. सो एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ इयर्स. अब यहाँ पर हो सकता है बिजनेस स्टार्ट किए हुए तो आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन हम उतने सालों से इसको मल्टीप्लाई ना करके एग्रीड नंबर ले लेते हैं. सपोज 5, 3, 2 कुछ भी, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो सच उससे मल्टीप्लाई करने के बाद टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, उससे हम वैल्यू निकालते हैं गुडविल की. ठीक है. तो नाउ द फॉर्मूला दैट वी विल यूज in average profit method. Average profit method is equal to average profits multiplied by number of year of purchased. Number of year purchased. Okay. So students, why average profits? हमने एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया? करंट ईयर का प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? सो अ बायर ऑलवेज वांट टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. जब भी एक पर्सन बायर सोचेगा तो वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स के लिए जब भी वो एस्टिमेट लगाएगा तो फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड्स ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट. जो भी आपने पिछले सालों से उसके ऊपर परफॉर्मेंस दी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर प्रॉफिट्स. सो पास्ट प्रॉफिट्स इंडिकेट्स एज टू व्हाट प्रॉफिट्स आर लाइकली टू एक्यूरेट इन द फ्यूचर. Therefore, the past profits are averaged. हम पिछले प्रॉफिट्स की एवरेज लेके चलते हैं. तो बट बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट्स, इसको निकालने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर भी ध्यान में रखने हैं. So the profits earned in the past must be adjusted in the light of the future expectations, and some factors should be taken into account while calculating the average profits. इनको कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है. वो कौन से पॉइंट्स हैं? नोट डाउन. फर्स्ट पॉइंट, abnormal profits. abnormal profits अगर किसी साल में हुए हैं of a year should be deducted from that particular profit. उसी साल के जो प्रॉफिट है उसमें से आपने इसको डिडक्ट करना है. ओके. सेकेंडली, abnormal losses of a year. अगर किसी पर्टिकुलर साल में कोई abnormal लॉस हुआ है, abnormal losses of a year should be added back to
द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, उसी साल में आप उसको वापस ऐड करेंगे। थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट्स वो है जो आपने आउटसाइड कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, यानी कि बिजनेस से अलग होके कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो इनकम जो है वो बिजनेस की इनकम नहीं है। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ बिजनेस किया हुआ है तो वो इनकम भी तो बिजनेस की बाहर की हुई ना, सो दैट इनकम वी विल डिडक्ट। ओके, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आल्सो शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट। थ्री थिंग्स हैं, ये तीन बातें हैं जो आपको इसमें माइंड में रखनी है। फर्स्ट इज द अबनॉर्मल इनकम, अगर किसी भी साल में कोई अबनॉर्मल इनकम हुई है ऑफ ईयर, दैट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। सेकेंडली है अबनॉर्मल लॉस, अगर किसी साल में अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो दैट आल्सो शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अबनॉर्मल लॉस जैसे कि सपोज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड या नेचुरल डिजास्टर्स, जो भी है इसकी वजह से कोई भी लॉस होने की वजह से वो एबनॉर्मल लॉसेस है, तो इस तरह के लॉसेस को हम वापस ऐड कर लेंगे। अबनॉर्मल इनकम लाइक कुछ भी डिजास्टर होने की वजह से कुछ लोगों का, जैसे सपोज रेन ज्यादा होने की वजह से अम्ब्रेला ज्यादा सेल हो गए, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है, वो रेन बाय चांस की बात है कि किसी ईयर में बहुत ज्यादा हो गई, तो वो उस केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो है जो आपने अर्न किए उनको हमने यहाँ पर डिडक्ट करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को वापस ऐड कर लेना है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने बिजनेस से बाहर कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारा जो इनकम है उसको भी आपने डिडक्ट करना है उस प्रॉफिट से। ठीक है, तो वो आपको ये प्रॉफिट्स लेके उसका एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करते हैं इलस्ट्रेशन। Illustration third, open page number 3.7. पेज नंबर है 3.7, illustration number है third. I'm reading statement. Listen carefully, students. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the average profits of the last 5 years. The profits of the last 5 years were given है आपके पास ईयर 2013-14 में 4 लाख, 14-15 5 लाख, 15-16 60,000 विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट मींस दिस इज द लॉस, आपका जो लॉस है वो यहाँ पर ब्रैकेट में शो हो रहा है। ठीक है, 16-17 1,50,000 एंड 17-18 2,50,000, आपके पास 5 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं और इसके बेस पे आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हैं। Additional informations are, first is the on 1st January 2016 a fire broke out of which resulted into a loss of goods of ₹3 lakh. A claim of 70,000 was received from the insurance company. तो देखो ये abnormal loss है, कब हुआ ये 2016 में हुआ, 1st January 2016, और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो कब होगी, 1st March 2016। ओके, तो जो थर्ड ईयर है आपका, इस केस में ये अबनॉर्मल लॉस था, कितने का है ये लॉस, 3 लाख का। ओके, एंड अ क्लेम ऑफ 70,000, 70,000 का क्लेम मिल गया है, वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो 3 लाख का अबनॉर्मल लॉस था जिसमें से 70,000 यू हैव रिसीव्ड, तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली अभी भी 2,30,000 का लॉस तो है ना, तो 2,30,000 का लॉस अभी भी है, नॉर्मल लॉस आप इसको कंसीडर करोगे। और एज ए नॉर्मल लॉस इसको हम क्या करेंगे, एडेड बैक, कौन से साल में ऐड करेंगे इसको वापस, थर्ड ईयर में, यानी कि 2015-16। ओके, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। देखो जो टैक्स आपने पे कर दिया उसमें से कुछ रिफंड हो गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो ये क्या हुआ, एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल गेन। ओके, एबनॉर्मल गेन को अब हम क्या करेंगे, माइनस। ओके, क्योंकि हर साल तो ऐसा नहीं होता ना कि टैक्स आपको रिटर्न हो जाए, रिफंड हो जाए, तो ये बाय चांस हुआ, सो इसको इस साल की एबनॉर्मल इनकम मानते हुए आप इसको माइनस कर देंगे। कौन से ईयर में करेंगे माइनस,
क्योंकि ये है 31 मार्च 2018, तो ये क्लोजिंग भी 18 में ही हो रहा है, तो ये 17 18 जो 5th ईयर है आपका, लास्ट 5th ईयर में आप इसको माइनस कर दोगे। ओके, कितने से? 80,000 से। करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ईयर first of all we will add total profits. टोटल प्रॉफिट्स में फर्स्ट ईयर आपका पास है 2013 14, प्रॉफिट इज 4 lakh। सेकेंड ईयर 14 15 5 lakh। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स नहीं है, so इसको एज इट इज ही आप लेते हैं। और थर्ड इज द 2015 16, इसमें आपके पास प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है 60,000। ओके, एंड अब नॉर्मल लॉस का भी मैंने डिस्कस किया आपसे 3 लाख का, इन विच 70,000 ऑलरेडी रिसीव, सो नाउ 2,30,000 is still abnormal loss. So we will add 2,30,000 as a normal loss. आप इसको ऐड करेंगे 2,30,000 को, इसमें 60,000, ओके 60,000 माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस 230 माइनस 60 1,70,000, 1,70,000 की प्रॉफिट है। ये लॉस जो है वो प्रॉफिट हो गया अब नॉर्मल लॉस के नीचे। ओके, फोर्थ ईयर आपका कौन सा लिखेंगे? 2016 17, amount is 1,50,000. There is no any adjustment as it is very cheap. Next last 5th year आपका 2017 18, इसमें भी एडजस्टमेंट थी, अनएक्सपेक्टेड रिफंड था, टैक्स रिफंड 80,000, so that amount we will deduct 2,50,000 minus 80,000, it will टोटल कर दीजिए इसका। टोटल प्रॉफिट्स आर 13,90,000, right? Now put these profits in your formula. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स, है ना? तो एवरेज प्रॉफिट मींस यहाँ कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 1 2 3 4 5। ओके, एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेट एवरेज, एवरेज कैलकुलेट कर लो इसकी, कट के हो जाएगा 2,78,000, right? Now put this average profit in your formula. Calculate goodwill. Goodwill is equal to average profit into number of years. Just read first line. Calculate goodwill of the firm on basis of 3-year purchase of average profits. The number of year purchase given आपके first line में कितना है? 3 years. And average profits we have already calculated 2,78,000. 2,78,000 into multiply this thing. Answer is 8,34,000. This is your answer. Okay. Next, illustration number 4. A and B are partners sharing profits equally. They agree to admit C for equal share for the purpose goodwill is to
to be valued at 150% of average annual profits of the last 5 years. तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, उसकी जगह 150% दे दिया है, ठीक है। तो लास्ट में जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 150 by 100. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है देख लेते हैं। प्रॉफिट्स फॉर, आपके पास प्रॉफिट गिवन है 500 रुपये, जिसमें एक साल आपके पास लॉस भी गिवन है 2018 20,000 से। It was observed that first adjustment is during the year ended 31st March 2016, an asset of the original cost of rupees 2 lakh with book value of rupees 1,50,000 was sold for rupees 1,24,000. तो यहाँ क्या है कि एक एसेट जो है वो सेल हुई है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, बुक वैल्यू 150 और सोल्ड हुई है 124, ठीक है। Second thing is on 1st April 2017, two computers costing rupees 1 lakh were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. देखो कंप्यूटर कॉस्टिंग, कंप्यूटर गिवन है, परचेज हुए हैं, तो दिस वर एसेट, बट इसको अभी ट्रीट किसने कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। इस कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर में इन्होंने ट्रीट किया। तो अगर ये कंप्यूटर्स कैपिटल नेचर के, तो इसके ऊपर अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह भी है तो वो भी लगाना है। Depreciation of computer was to be charged at the rate 20% per annum computer down value basis. अब जब इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे और उसका कैपिटल नेचर हमें शो करना है। तो ये जो दो मिस्टेक हुई है, इन दो मिस्टेक्स को हमें यहाँ पर रेक्टिफाई करके फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कभी निकलेंगे जब पहले ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट आपके पास गिवन है, निकालो के कैलकुलेशन के लिए आप इसको तो टेबल बना सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल। फाइव प्रॉफिट है ना, 5 ईयर्स है हमारे पास। 2015 16 illustration number 4 17 18 19। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट्स आपके पास क्वेश्चन में दिया है, ऐसे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आप कोई ऐसा परचेज करेंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है तो वो हर साल लगेगा ना, तो उसका इफेक्ट अगले नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स पर भी आएगा। तो यहाँ पर एक सिंगल इफेक्ट नहीं है, ये इफेक्ट जो है वो जब एक से ज्यादा सालों पे हो सकते हैं, इसलिए सभी के सामने सभी प्रॉफिट्स हमें सामने शो करते हैं ताकि जो जो इफेक्ट चल रहा है वहाँ पर शो करेंगे। तो प्रॉफिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 2015 का है 40,000, देन 60,000, 1 lakh, then loss 20,000, 19 में है 1 lakh। First option, first point is during the year 31st March 2016, an asset जो asset थी उसकी बुक वैल्यू जो थी वो 1,50,000 है और वो सेल हुआ है 124 में। तो 1,50,000 में सेल होता तो ठीक था, बट अगर इससे ज्यादा में होगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा और इससे अगर कम में होगा तो वो लॉस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो इस केस में क्या था, लॉस कितने से
26,000 से इसकी रिकॉर्ड नहीं किया है, अभी एडजस्टमेंट है। ओके, तो ये रिकॉर्ड अब हम करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज द लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या कर लेंगे इसको, एड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इस साल का था ये, ईयर चेक कर लीजिए 31 मार्च 2016। तो ये हम ऐड करेंगे किस साल में, 16 26,000। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट। Second, on 1st April 2017, two computers costing ₹1 lakh was purchased and were wrongly debited to traveling expenses. 1 lakh की फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनकी क्या थी, एसेट। ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर जो है रॉन्गली चार्ज हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर आपने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लिया, मींस आपने इसको रेवेन्यू आइटम ले लिया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ले लिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान के उसको आपने ट्रीट कर दिया, तो उससे आपके क्या हुए, प्रॉफिट्स कम हो गए। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स आपके रिड्यूस हुए हैं तो वो अब आपके प्रॉफिट्स इसमें आपके पास इन्वॉल्व हैं। तो कौन सा है ये ईयर आपका 2017, 1 अप्रैल 2017 में परचेज किया, तो इसकी क्लोजिंग कब होगी, अगर 1 अप्रैल 2017 में आपने 2 कंप्यूटर्स परचेज करे हैं तो इसकी क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2018। तो वो कौन सा साल है, 2018, जिसमें आपके पास 20,000 का लॉस है। तो इस साल में एक्चुअल में 1 लाख से गलती से बाय मिस्टेक जो कंप्यूटर परचेज हुआ था, जो कि एसेट थी, उसको उन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में ट्रीट किया है। तो वो 1 लाख जो है यहाँ से बाय मिस्टेक माइनस हुआ है, डेबिट हुआ है एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसको वो वापस ऐड करेंगे। ओके, ऐड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कि इन्होंने ट्रीट कैसे कर दिया था, wrongly debited as traveling expenses or as a revenue item। ठीक है, यहाँ पे इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान के इन्होंने, हम वापस इसको ऐड करेंगे 1 लाख, राइट, ये ऐड हो जाएगा प्लस। अब जब ये अगर एक्सपेंस नहीं था तो फिर ये क्या था, फिर ये एसेट है। अगर ये एसेट है तो अब इसको हमने कैसे ट्रीट करना था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन रेट ऑलरेडी गिवन एप्लीकेशन में 20%, तो 1 लाख पे 20%, फर्स्ट अप्रैल को ही परचेज कर लिया था तो पूरे साल पे ही लगेगा। तो 1 ईयर का आप इसमें कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन 1 लाख 20,000, 20,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ से चार्ज होना था। माइनस लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ एक साल में नहीं होता है, क्योंकि वो एसेट है तो कंटिन्यूअसली उसके आगे नेक्स्ट ईयर्स में भी वो माइनस होगा। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, ये डिमिनिशन रिटर्न डाउन वैल्यू। वही रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब 1 लाख की उसकी कॉस्ट है और उसमें से 20,000 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन आपने इसमें यूज किया, तो अब आपके पास जो कॉस्ट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो है 80,000। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 20% ऑन 80,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए यानी कि 2019 में जब आप इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और 80,000 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16,000। सेकेंड ईयर में आप 16,000 ये भी चार्ज करना है आपको अगले साल में, तो वहां आपके प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 16,000। ओके, यहाँ प्रॉफिट जो है एज ए डेप्रिसिएशन 20,000 से रिड्यूस हुए, बट 1 लाख से इंक्रीज हुए 18, और 19 में आपके 16,000 से प्रॉफिट क्या होंगे, ये दो एडजस्टमेंट्स थी। अब आप इसका टोटल वगैरह चेक कर लो, आपके पास प्रॉफिट हो जाएंगे 40,000, 60 प्लस 26 ये आपको जाएगा 86,000, 1 लाख, 1 लाख माइनस 40 60,000, 1,50,000 माइनस 16,000, 1,34,000। ओके,
नाउ ऐड दीज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 5. इन 5 के 5 को ऐड करके इसमें से 5 को 5 से डिवाइड कर दो, टोटल आ जाएगा इनका सबका एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, इनका टोटल आएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5. एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करने में क्या आएंगे 84,000. नाउ गुडविल, यह नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, 150% गिवन है, सो 84,000 into 1/150 divided by 100. वैल्यू ऑफ गुडविल है 1,26,000. So students, next question I am reading. You can do by yourself. एक बार मैं रीड कर देती हूँ, इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो मैं बता रही हूँ. Illustration number 5. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in a ratio of 2:1. They decide to take C into partnership for 1/5 share on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is to be valued at 80% of average annual profits of the previous 3 year or 4 year, whichever is higher. अब इसमें आपको 2 टाइप्स में निकालना है, 3 years का भी निकालना है और 4 years का भी निकालना है. अभी जो दोनों में से हाइयर है उसको कंसीडर करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट बोथ एवरेज पीरियड्स, मींस दोनों के लिए आपने निकालना है, 3 years के लिए भी निकालना है और 4 year एवरेज के लिए भी निकालना है. जो दोनों में से हाइयर होगा उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना है. द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years आपके पास गिवन है 98, 80, 76, 1,20,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. यहाँ कोई एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है आपके पास, सिंपली प्रॉफिट्स गिवन. जब आपको लास्ट 3 years या लास्ट 4 years बोला जाता है, दिस फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, मतलब प्रीवियस 3 years बोला जा रहा है. तो आपने 14, 15, 16 नहीं लेना है, 17, 16, 15 लेना है, मतलब नीचे से स्टार्ट करना है आपने. जैसे आपके पास गिवन है 14, आपके पास गिवन है 14, 15, 16, 17. तो प्रीवियस 3 years अगर आप लोगे तो प्रीवियस 3 years ये है. उस वजह से अगर गलती से ये ले लेते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. पहले 3 साल नहीं लेने हैं आपको, प्रीवियस हम लेना है पिछले साल से, जस्ट यानी कि 17, 16, 15. ओके, और एक बार आपने 3 सालों का लेके एवरेज करना है, एक बार आपने 4 सालों का लेके चलना है. दोनों को कैलकुलेट कर लो, दोनों का एवरेज प्रॉफिट क्या आता है वो चेक कर लो. दोनों में से जिसका ग्रेटर है उसको कंसीडर कर देना है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और वो निकलेगी 80%. तो आप जो भी आंसर आएगा उसका 80/100 करके उसकी वैल्यू निकालना है गुडविल. This question you can do by yourself. Next 6 question also this is also the same I think. मैं फिर भी इसकी भी स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. Illustration number 6. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They agree to take C as a partnership for 1/3 share for the purpose of goodwill to value at 2 year purchase of the average profits of last 4 years, which were as follows. आपको भी आपके पास यहाँ 4 सालों के दिए हुए हैं प्रॉफिट्स. On 1st April 2016, a motorbike costing 50,000 was purchased and debited to traveling expenses. Same point है, motorbike is the asset और उसको उन्होंने डेबिट किया है एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑन विच डेप्रिसिएशन जिसके ऊपर लगना था चार्ज एट द रेट 20%. So in this question you have to calculate again same depreciation 20% on 50,000, जो भी साल है जिस साल में जिसको परचेज किया है, एंड इसमें भी आपने वही प्रॉफिट इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर उसमें उन्होंने ऐसे डेबिट किया जैसे इसमें हमने किया था तो उसमें से उसी साल में प्रॉफिट्स कम हुए होंगे ना. तो यू हैव टू इंक्रीज प्रॉफिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट ईयर. आपने उस साल के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है और तो डेप्रिसिएशन जो है उसके साथ का ऐसे ही आपने लिख देना. जो भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ऐसी की तरह वो क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन भी आप खुद भी ट्राई करेंगे. तो नाउ यू आर एबल टू सॉल्व first 6 questions from that exercise.
Next topic is weighted average profit method. We will discuss later. Okay. Today आज आपने 6 तक illustration और 6 तक ही बैंक से exercise के questions करने. Okay students. Thank you students. Have a nice day. Yes, students, if you have any queries, now you can ask.